Hi friends, how are you? A very good morning, very good afternoon to all of you. कई क्वेश्चंस होंगे सर, कहाँ रह गए, कहाँ हो, मजाक बना दिया या जो भी है आप लोगों में से कई का। कई बार लाइफ में कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपने कोई चीज़ शुरू की होती है किसी और चीज़ को सोच के और कुछ और होने लगता है। पहले एक बार देखते हैं लेक्चर में क्या है। ऐसा नहीं है कि आज ही बनाया है। 6 मार्च को हमारा लास्ट आया था, तो 7 से लेके आज तक का क्या है क्या नहीं। प्लीज़ पहले नोट्स बनाइए, जो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से बनाइएगा। एक दिन का भी आपका मिस नहीं होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो एक वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में 7 मार्च को, अगर अब डेट्स पे मत जाइएगा, 7 मार्च ऑनवर्ड्स है ये और टिल डेट। एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई थी 2022, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, मतलब तानाशाही टाइप। देख क्या होता है ऑटोक्रेसी और कहते हैं डिक्टेटरशिप में फ़र्क क्या है। बेसिकली डिक्टेटरशिप जैसे आप कह सकते हो हिटलर था, या आप कह सकते हो जैसे नॉर्थ कोरिया में वो बैठे हैं, उसको आप डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। ऑटोक्रेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि कोई चुना हुआ आदमी आके बैठ गया और अब उसकी चल रही है। ठीक है, जैसे इस टाइम हिंदुस्तान में ये भी कह रहे हैं कि भैया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी चल रही है, क्योंकि इलेक्शन करके जो जीते हैं, जैसे बीजेपी जीत रही है, हर जगह जीत रही है, तो आजकल ये बिना किसी की सुने, बिना किसी की समझे अपने ही एक डिसीजंस ले रही है। तो उसको थोड़ा सा ऑटोक्रेसी कहा जाता है कि अगर चुन के भी कोई आदमी आया हो तो वो थोड़ा ऑटोक्रेटिक रूल से काम कर रहा है, मतलब अपने उसमें भी वहाँ पे एक ही आदमी की चल रही है, चाहे कितनी मिनिस्ट्रीज हो। तो दैट इज बेसिकली इनका ये रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कौन लाता है आपको पता होना चाहिए, वी डेम इंस्टीट्यूट, स्वीडन यूनिवर्सिटी का है। और उन्होंने क्लासिफाई कर रहा है कंट्रीज को 4 रजीम टाइप्स में। ठीक है, उन्होंने एक लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स निकाला है। उस लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में जिसका क्या क्या स्कोर है, उस हिसाब से उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड क्लोज्ड ऑटोक्रेसी, ये 4 उसमें बनाए हैं रजीम्स कि इसमें किसमें कोई कंट्री फॉल करती है। एलडीआई जो है कैप्चर करता है लिबरल और इलेक्टोरल एस्पेक्ट्स। लिबरल मतलब कि इंडिविजुअल की और माइनॉरिटी के क्या राइट्स हैं, और इलेक्टोरल में आता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं। उसके भी इन्होंने आगे 71 इंडिकेटर्स दिए हैं, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा की तरह जितनी भी आपने देखा होगा, ये ऐसी चीज़ों में कभी भी कोई क्वेश्चन आया ना कि कौन टॉप पे है, हमेशा याद रखना एक तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और इधर से न्यूजीलैंड, ये ही ज़्यादातर हमेशा कंट्रीज टॉप में रहती हैं, चाहे क्लाइमेट की बात हो या किसी चीज़ की बात हो, मतलब आप ट्रांसपेरेंसी की बात हो या कॉम्पिटिटिवनेस की बात हो, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम कम है उसकी बात हो, तो हमेशा ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ही रहती हैं। तो इस बार भी स्वीडन ने टॉप किया और ये सब ये टॉप 5 में आती हैं, कोस्टा रिका, न्यूजीलैंड वगैरह, डेनमार्क, नॉर्वे। इंडिया ने जो रैंक किया है इसने भी बहुत बढ़िया रैंक करा, 93rd आए हैं, शुक्र है लास्ट नहीं आए। तो इंडिया जो है इस बार बॉटम 50% में आया है कंट्रीज़ में। और उसकी जो स्लिप हुई है वो, मतलब इट हैज़ मतलब वी हैव स्लिप्ड फर्दर डाउन इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, याद रखिएगा। और डेलिबरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स में भी हम फॉल हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कैसे लिए जा रहे हैं, कि पब्लिक रीजनिंग को देखते हुए लिए जा रहे हैं कि क्या सबके लिए ठीक है, या इमोशनल अपील्स को लेके लिए जा रहे हैं, या सॉलिडरिटी अटैचमेंट्स को, क्वेश्चन को, किसी को कोर्सिव प्रेशराइज करके लिए जा रहे हैं, या एक्चुअल में लोगों की कॉमन गुड को लेके। सपोज करिए आप, जैसे अब अगर हम बात करें अयोध्या में राम मंदिर की बात करी जाए, तो ये कॉमन गुड के ऊपर लेके हुआ है या ये इमोशनल अपील्स के ऊपर हुआ है, ये उस चीज़ के आता है। ठीक है, इसमें आप राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाइएगा। मैं आप एक आपको जब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं वो कैसे लिए जा रहे हैं, वो इस बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अगर साउथ एशिया में बात करें तो इंडिया ने बल्कि वी हैव रैंक बिलो श्रीलंका, नेपाल, भूटान। ठीक है, बट पाकिस्तान से तो हम अबव ही हैं। उसके बाद ऑटोक्रेटाइजेशन क्या है, उन्होंने थोड़ा ऑटोक्रेटाइजेशन के ऊपर, आपको हो सकता है ये आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए या थोड़ा ऐसे में आपको लिखना हो, तो कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा कि ऑटोक्रेटाइजेशन जो है ये रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, मतलब विद रिकॉर्ड की 33 कंट्रीज जो हैं ऑटोक्रेटाइज हुई हैं। और जो 1.2 कूप्स हुआ करते थे, कूप्स मतलब जब मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है सरकार को, तो वो जो एक हमने देखा था कि 1.2 एवरेज रहा करती थी। 2021 में हमने देखा कि रिकॉर्ड हुआ है, 6 कूप्स हुए हैं और 4 न्यू ऑटोक्रेसीज बनी हैं, छद, गिनिया, माली एंड म्यांमार। ये थोड़े से एग्जांपल्स दोगे तो अच्छा लगता है। नंबर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज जो हैं आज के टाइम पे, 2012 में जो थी वो 42 थी, और वो आज के टाइम पे अगर हम देखा जाए, देयर नंबर हैज श्रंक टू देयर लोएस्ट लेवल इन ओवर 24 ईयर 25 ईयर्स।
मतलब आज जो 42 स्टैंड करती थी 2012 में, आज सिर्फ 34 कंट्रीज हैं जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी है। ठीक है, और अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करी जाए तो उसमें सिर्फ 13% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है जो वो लिबरल डेमोक्रेसी में रह रही है। बाकी सारे ऑटोक्रेसी या क्लोज्ड ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप इन चीजों में रह रहे हैं। अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करी जाए तो 2020 से 2021 में 25 से जो 25 कंट्रीज 2020 में थी जो क्लोज्ड ऑटोक्रेसी कह सकते हैं या तानाशाही कह सकते हैं, जो 25 कंट्रीज में था वो बढ़ के 30 कंट्रीज हो गई है। अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, आज सिर्फ 89 डेमोक्रेसीज और 90 ऑटोक्रेसीज हैं, और जिसमें इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी वो मोस्ट कॉमन रिजीम टाइप है। ठीक है, उसके बाद एक पेज 10 छोड़िए, अभी तो ये तो मैंने उस टाइम बनाया था क्योंकि रोज रोज समझाने के लिए। एक सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम आई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स कि पूछ सकते हैं सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम। एक दो पॉइंट्स दे सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एम क्या है इस स्कीम का, इसका बेसिकली एम यही, एक ही चीज याद रखिएगा, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, कि हमें जो 2.5 लाख हमारे आंगनवाड़ीज हैं उनको अपग्रेड करना है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम है। उसके बाद एक दिन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है न्यू यूपीआई सर्विसेज फीचर फोन्स के लिए। जैसे हमारे आज मतलब आप बच्चों ने तो देखे भी नहीं होंगे, जब हमारे टाइम पे, हम स्कूल टाइम पे थे तो ऐसे फोन्स आया करते थे। अब तो स्मार्टफोन्स आते हैं ना, टच स्क्रीन है, नेट है, सब कुछ है। पहले उसमें ना तो नेट हुआ करता था, बस एक गेम खेलने के लिए भी बस वो स्नेक वाली गेम हुआ करती थी। वो बेसिकली फीचर फोन होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक लॉन्च किया यूपीआई सर्विस। यूपीआई आपको पता है, यूनिक पेमेंट इंटरफेस। तो उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया यूपीआई 123 पे। ठीक है, इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो हमें याद रखिएगा, एक एक पॉइंट जरूर होगा कि इसके सर्विसेज को आपको यूज करने के लिए इंटरनेट की जरूरत है या नहीं है। आदमी कई बार कंफ्यूज हो जाता है, यार बिना इंटरनेट के कैसे होगा, हो सकता है फीचर फोन में इंटरनेट चल जाए 0 डेज तक दबा के। तो याद रखिएगा, नहीं, ये नॉन इंटरनेट यूजर्स के लिए है ताकि वो भी डिजिटल पेमेंट्स कर सकें। उसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर खोला है जिसको डिजिटल साथी, डिजी साथी कहा गया, 24/7 काम करेगा। ये राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर सर्विस है। ठीक है, और 4 टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स इसमें इंक्लूड होंगे: आईवीआर नंबर, मिस्ड कॉल बेस्ड अप्रोच, ऐप फंक्शनैलिटी इन फीचर फोन्स एंड प्रॉक्सिमिटी साउंड वाला। इतना याद नहीं भी रहे, एक पॉइंट आप मेरे कहने पे जरूर याद रखिएगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल दे, हो सकता है किसी और का नाम ले दे, याद रखिएगा आरबीआई ने लॉन्च किया है। दूसरा, बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है ये। इतने ये 2 पॉइंट भी याद रहेंगे तो अगर आपके पास 4 पॉइंट्स आते भी हैं तब भी आप सॉल्व कर लोगे, मेरे से आप गारंटी ले लीजिए। उसके बाद एक दिन पेज 1 पे था नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, तो ये होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। मतलब इसका जो सारा पैसा लगा रखा है, इसके जो ओनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, करेगी क्या ये जो सरप्लस लैंड एसेट्स है ना, उनको मोनेटाइज करेगी। उसके एक टाइप की एक एजेंसी कर बन जाएगी ये। और ये जितने लैंड एसेट पड़े हैं, सरप्लस पड़े हैं, उनको ये बेचेगी या उस पर कोई काम करेगी, कुछ भी करेगी, ये बेसिकली उनके लिए बनी हुई है। उसके रिगार्डिंग ये प्रोवाइड करेगी टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर। इसकी शेयर कैपिटल 5,000 करोड़ के ऊपर और 150 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होंगे और एमिनेंट एक्सपर्ट्स भी होंगे, ताकि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हम लें तो उनकी राय मिल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, नहीं, एमिनेंट एक्सपर्ट्स भी होंगे। आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर, आपको बोल आ सकता है। अभी तो आपको लग रहा होगा यार फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही होगा, फाइनेंस का है, तो ऐसा नहीं है। जब आपको कंफ्यूजन आएगी ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिया होगा, ये दे रखा होगा, वो दे रखा होगा, तब कंफ्यूज होता है आदमी। तो याद रखिएगा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। और ये क्या करेगी बेसिकली, और दूसरा ये यूटिलाइज करेगी जो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स है ना, ताकि उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स ला सके, न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सके। आप देखा होगा, आपने एसईजेड्स देखे होंगे गवर्नमेंट के जो बने होते हैं, कितनी लैंड खाली पड़ी रहती है। रेलवेज है, रेलवेज का अगर आप देख लोगे आप सोच नहीं सकते, हर शहर में रेलवेज की इतनी लैंड फालतू पड़ी होती है, आप इमेजिन नहीं करेंगे उसकी कितनी करोड़ों में वैल्यू है। ताकि वहाँ की लोकल इकोनॉमी बूस्ट हो सके, जनरेट कर सके फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, या पॉइंट्स बना लेना जितने भी लिखे हैं इसमें। मोनेटाइज करेंगे सरप्लस लैंड, बिल्डिंग एसेट्स करेंगे, एसेट्स बिल्ड करेंगे ये सीपीएसईज के लिए जो अंडर क्लोजर हैं। उससे क्या होगा, सीपीएसईज जो अंडर क्लोजर हैं वो जल्दी हम उनको स्पीड अप होगा उनका क्लोजर प्रोसेस। जो भैया नुकसान में उसको क्लोज करो, उस पर खर्चा करते करते रहने का फायदा क्या है ना, आप टैक्स पेयर्स की मनी खराब कर रहे हो। तो उनको क्लोजर प्रोसेस उसको फास्ट करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट ओन्ड सीपीएसईज है। उसके बाद एक दिन था पेज 11 पे रशिया के बारे में। रशिया ने कहा है कि भैया यूएस जो है इन्वॉल्व है बायो वेपन मैन्युफैक्चर में, जो वो यूक्रेन में कर रहा है। वॉशिंगटन ने इसको मना कर दिया, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया यूएस और रशिया ने मिलकर पूरे वर्ल्ड का इस टाइम तो।
चलिए पहले देखते हैं बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स में। तो एक कन्वेंशन है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन। ये फर्स्ट मल्टीलेटरल ट्रीटी थी जो ये इस क्लास के मतलब बायोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन्स को बैन करती है। ये ट्रीटी कब आई थी फोर्स में? ये आई थी 1975 में, 1975, और ये प्रोहिबिट करती है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग मीन्स इकट्ठा करना ऐसे सामान को और यूज़ करना बायोलॉजिकल वेपन्स को। 183 कंट्रीज जो हैं इस ट्रीटी को इस पे सिग्नेटरी हैं, और उसमें यूएस भी आता है, रशिया भी आता है, यूक्रेन भी आता है। चाहे इन्होंने साइन कर दिया, बेड़ा गर्क तब भी कर रहे हैं ये लोगों का। दिक्कत कहाँ आती है जब हमारी ये बायोलॉजिकल टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन बनी हुई है? फिर दिक्कत कहाँ आई है? दिक्कत ये है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है बीटीडब्ल्यूसी की। इसी वजह से वायलेशन हो रहा है इसका, जैसे हम पास्ट में भी देखते आए हैं। एक सिर्फ रिव्यू कॉन्फ्रेंस होती है इसकी, वो भी 5 साल के बाद होती है, कि देखना कि भैया कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एस्टेब्लिश करना, सिर्फ और सिर्फ वो होता है। इम्प्लीमेंटेशन बॉडी कोई नहीं है कि कोई आके कह सके, धमका सके कि भैया क्यों यूज़ कर रहे हो। बायोलॉजिकल वेपन्स होते क्या हैं? ये बेसिकली माइक्रो बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, इनको एक बम में ये समझ लो आप, जैसे आप किसी के ऊपर बम फेंका, ठीक है, केमिकल्स उसमें, इसमें ये क्या करते हैं, ऐसा बम बनाएंगे जिसमें बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, उसको ये फेंकते हैं दूसरों के ऊपर और उससे बेड़ा कर करते हैं, वहाँ पे इंटेंशनली कॉज करते हैं डेथ और हार्म टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल आया था जिसने बैन किया था यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स इन वॉर, ठीक है। उससे पहले की बात बता रहा हूँ, कन्वेंशन बनने से पहले। अब केमिकल्स वेपन के, केमिकल वेपन्स एक बेसिकली वो केमिकल यूज कर रहे हैं डेथ और हार्म पहुंचाने के लिए थ्रू इट्स टॉक्सिक, क्योंकि केमिकल्स की टॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती है, तो ये केमिकल वेपन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी एमिनिशंस, डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, जो भी वेपन्स टॉक्सिक केमिकल्स में आते हैं वो केमिकल वेपन्स की डेफिनेशन में भी आते हैं। केमिकल वेपन्स को लेकर कन्वेंशन है, ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो बैन करती है केमिकल वेपन्स को, और वो ये भी कहती है कि जो भी केमिकल वेपन्स ऑलरेडी हैं उनको रिक्वायर करती है डिस्ट्रक्शन करने में, कि एक टाइम लिमिट के तहत इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है इसकी बातचीत शुरू हुई थी 1980 में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो फिर ये कन्वेंशन है ये ड्राफ्ट हुई 1992 में और सिग्नेचर के लिए 1993 में खुली, इफेक्टिव हुई ये जाके 1997 में। इसके तहत ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW बनाया गया। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एस्टैब्लिश की थी बाय द CWC कन्वेंशन में इन 1997, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके, एनफोर्स कर सकें जो भी कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस थी CWC की, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉडी बनाई गई OPCW, ये याद रखेगा। उस पर एक दिन पेज 1 पे प्रोग्राम न्यूज़ थी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये बेसिकली क्या है कि इसमें एक एक पॉइंट अच्छी तरह लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ये एम करता है इम्प्रूव करना इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस अलॉन्ग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना। जो भी इंडिया के बॉर्डर पे स्टेट्स हैं विद चाइना, वहाँ के जो गांव लगते हैं उनका इम्प्रूव करना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रोग्राम के तहत रेजिडेंशियल और टूरिस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि वहाँ पे टूरिस्ट भी आए, वहाँ के लोगों का भी भला हो, इकोनॉमी भी सुधरे, ठीक है। इसमें इंप्रूवमेंट करी जाएगी रोड कनेक्टिविटी की। भैया टूरिस्ट सेंटर्स कैसे बनाओगे? आप बना तो दिए, लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं हुई। ऐसे सोचा करिए कि अगर आपके ऊपर, अगर मैंने ये पॉइंट नहीं भी बताया, आपके पास वहाँ आ गया कि इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे, तो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ पे टूरिस्ट सेंटर बना रहे हो और लोग पहुँच नहीं सकते, तो उड़ के तो पहुँच नहीं सकते ना, तो रोड तो अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। और डेवलप करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एक वहाँ पे वहाँ के लोगों के लिए डायरेक्ट एक्सेस देंगे एक दूरदर्शन का और एजुकेशन रिलेटेड चैनल्स का, और वहाँ के लोगों के जीवन गुजारने के लिए भी, लाइवलीहुड के लिए भी सपोर्ट दिया जाएगा। इनका लाइवलीहुड जनरेशन, रोड कनेक्टिविटी, हाउसिंग, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी, टेलीविजन एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस पे फोकस है, ये याद रखिएगा। हो सकता है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आपके ऊपर अलग से दे रखा होगा ना, कि ये 4 फोकसेस हैं और उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होगा, तो आप छोड़ दोगे यार ब्रॉडबैंड का कहाँ है इसमें, नहीं, ब्रॉडबैंड भी है, ठीक है। और द प्रोग्राम ये जो है एक बेसिकली देखा जाए तो काउंटर है चाइना का, जो एक चाइना वालों का यही सेम निकाला है उन्होंने, चाइना का मॉडल विलेजेस। चाइना ने जो उनकी तरफ के बॉर्डर के गांव हैं उनके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला मॉडल विलेजेस, मगर हमने नेम अपना, हम भी मॉडल विलेजेस रख सकते थे, बस इसे डेफिनेटली चूज़ किया अलग से, वाइब्रेंट विलेजेस, ताकि आपस में कोई खटपट ना हो, ठीक है। उसके बाद एक पेज 14 पे था स्पीक्यूल करके बात। स्पीक्यूल आपसे प्रीलिम्स में आएगा और कहीं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। ये गैस आपको कह सकते हैं गैलेक्सीज से निकलती है या
कोई ये तारा है या कुछ भी घुमा फिरा के कहते हैं, याद रखिएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेंस गैस है जो इजेक्ट होती है सन के क्रोमोस्फेयर से। बस इतना, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स स्ट्रॉन्गर हैं वहाँ से ये गैस निकलती है स्पेशली, उसको नाम बोलते हैं स्पीक्यूल। बस इतना याद रखिएगा, उससे ज़्यादा कुछ करने की घुसने की जरूरत नहीं है। फिर एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स। ये बेसिकली शॉर्ट रेंज, लाइट वेट, पोर्टेबल होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं ये, जो इंडिविजुअल्स लोग अपने कंधे पे रख के भी उड़ा सकते हैं या थोड़े से 2-4 आदमी मिलके पकड़ के उसको उड़ा सकते हैं, ताकि वो एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर जो उनको अटैक करने आए उसको मार्स गिरा सकें। ठीक है। और ये एक उसी तरह का मैन पैड्स है, ये एक होता है मैन पैड्स मतलब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम, इसमें ये टैंक को उड़ाते हैं। ठीक है। और जो मैन पैड्स है, अब आपको होना चाहिए कि इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज है 8 किलोमीटर, और एल्टीट्यूड की बात करी जाए तो 4.5 किलोमीटर। कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, यूके, टर्की, इसराइल ने अपने मैन पैड्स यूज़ करे भी हैं डिफेंस एफर्ट्स में। जो रशिया है इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मैन पैड्स का। फर्स्ट मैन पैड जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो यही यूएस और सोवियत यूनियन 1960s में, ये ही खराब कर रहे हैं सबको। कॉमन वेरिएंट्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन वेरिएंट्स जो मैंने सीखा लिखा है आपको, ये कई बार पूछ लिया जाता है। 4 आपको एक साइड दे देंगे और 4 सामने कंट्रीज दे देंगे, बताओ किसी कौन सी है, या मिसमैच हुई हुई है तो वो बताओ। तो याद रखिएगा, स्टिंजर मिसाइल यूएस की, ईगला जो है रशिया की, स्टार स्ट्रीक ब्रिटेन, आरबीएस 70, ये सारी सीरीज याद रख लीजिएगा प्लीज़, इसके नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक गोल्डन लंगूर्स के ऊपर न्यूज़ थी, तो थोड़ा सा गोल्डन लंगूर जैसे वो कह रहे थे कम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसके ऊपर 2-3 चीज़ें, कि एक तो ये इजीली रिकग्नाइज हो सकते हैं बाय द कलर ऑफ देयर फर, आप तभी इसको नाम गोल्डन लंगूर दिया गया है। और एक बात और नोट होती है इनकी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि ये ना इनका जो फर है ना वो कलर चेंज करता है, जैसा सीजन होगा या जैसी ज्योग्राफी है वहाँ की, उस हिसाब से ये अपना फर का कलर चेंज होता रहता है। ये आपको लगा होगा बड़ा अटपटा पॉइंट बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार, हमने कहते हैं ना, वो एक याद होगा आपको 2020 पता नहीं 19 में वो एक एलिफेंट का बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया था, ये इतने टाइम में बच्चा देते हैं, इतने टाइम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेगा। ये दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ट्रीज, तभी आजकल इनकी कमी इसलिए चल रही है, ट्रीज लोग काट देते हैं या वहाँ पे कोई ना कोई लोगों की इंटरफेरेंस होती है, तो ये वजह है। ठीक है। इनको लीफ मॉन्कीज भी कहा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये एंडेमिक कहाँ पे मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न असम, इंडिया एंड सर्दर्न भूटान। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कहाँ होते हैं ये। आईयूसीएन की लिस्ट में ये एंडेंजर्ड हैं, ये पूछा जा सकता है कि दे आर नॉट एंडेंजर्ड, या कह सकते हैं दे आर वनरेबल, ऐसा नहीं है। ये शेड्यूल 1 में भी आते हैं, अपेंडिक्स 1 में भी आते हैं। एक पेज 5 पे था, एक एक्सपेरिमेंट किया है बेसिकली ना, वो उन्होंने वहाँ पे केवलादिया नेशनल पार्क है जो राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे आपसे मेन ये पूछा जाएगा बोमा टेक्निक क्या है। ठीक है। पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री की है, तो याद रखिएगा अफ्रीका की है। इसमें क्या करते हैं बेसिकली ना, जानवरों को पकड़ने के लिए, तो एकदम से ऐसे नहीं जाके पकड़ लिया या उसको इंजेक्शन लगा दिया, ऐसे नहीं करते। ये बेसिकली ना एक टनल सी बना देते हैं, वो घास से ढक के ना, ऐसे लगेगा उसको, जानवर को भी लगेगा कि मैं किसी टनल में नहीं जा रहा हूँ, अपने ही एरिया में घूम रहा हूँ, और आगे जाकर ना उस टनल का मुंह खोल देते हैं ट्रक के अंदर। ठीक है। इस बेसिकली बोमा टेक्निक ये है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, फनल लाइक फेंसिंग कर देते हैं। और जो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन अथॉरिटी होती है जो ये टाइगर्स को एक दूसरे जगह पर रेलोकेट करना, एक रिजर्व से दूसरी जगह भेजना, कौन अप्रूवल अथॉरिटी, वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उस पर एक एडिटोरियल पे आपने देखा होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आया हुआ था, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि वो एक उनके हाई कमिश्नर ने लिखा हुआ था, तो वो हो सकता है उन्होंने सिर्फ अच्छा अच्छा लिखा हो, तो थोड़ा सा देखेंगे अगर कभी आगे आएगा तो। उस बाद एक पेज 13 पे वो सारा क्लाइमेट का दे रखा था, तो देखिए आईपीसीसी क्या है, डिफरेंट क्लाइमेट अकॉर्ड्स क्या है, वो आपको 22 जनवरी के एनालिसिस में मिल जाएंगे। कल आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा राज्यसभा का भी आया हुआ था, और 2-3 चीज़ें और थी, वो नथिंग टू मेक नोट्स ऑफ, जितना बताया उतना करिए, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब रेगुलर क्यों नहीं आ रहे, क्या नहीं हो रहा है, क्या है कि टीम होती है, टीम में एक आदमी जैसे मैं हूँ, मैंने न्यूज़ बना ली, सबने मिलके न्यूज़ देखी क्या है क्या नहीं, क्या बनना चाहिए, एक मैंने बना दिया, मैंने बोल दिया। एक होता है कि अपलोड कर देता है, क्योंकि सबके पास अपने अपने काम बहुत हैं, तो एक अपलोड कर देता है कि यार कोई बात नहीं अपलोड हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है यूट्यूब में ना सब कुछ सारी चीज़ों का। अब आदमी शुरू करता है कि चलो कुछ नहीं कुछ, हर चीज़ मॉनेटरी नहीं होती, कई बार चीज़ें आदमी अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए भी करता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी करता है, कि चलो कुछ बढ़ेगा, हम और लोगों तक पहुंचेंगे। बट दिक्कत क्या होती है ना, हर की अपनी सोच होती है। जैसे मेरी सोच कुछ और है, जो साथ में है उनकी सोच के साथ भी चलना पड़ता है, वो सोचते हैं भैया बढ़े ताकि रिकग्निशन हो, कुछ हो। हमारी सोच है भैया एक को भी भला हो रहा है तो हो रहा है, मैं उनकी उनकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, जब जो ठीक है वो थोड़ी इसी वजह से। बट मैं रोज़ न्यूज़ तो बनाता रहा, वो आ नहीं पाई क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाता है रिकॉर्ड वो करने में, रिकॉर्डिंग करो फिर वो करो ये करो,
तो बस जब टीम होती है तो दिक्कत आ जाती है। बाकी न्यूज़ में तो मैं जब से छोड़ा है, जब से अभी तक लाया ही हूँ। बाकी जैसे आपको ठीक लगे सुनिए, अगर अच्छा लग रहा है तो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।